नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में हम हर सप्ताह बातचीत करते हैं अभय जी से और आनंद जी से, देश और दुनिया की राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में। आज भी हम इन दोनों विद्वानों से बातचीत करेंगे। आप दोनों का स्वागत है। नमस्कार। आनंद सर, जिन्हें हम गोदी मीडिया कहते हैं, उसमें एक विमर्श चल रहा है कि भाई अयोध्या का मामला तो खत्म हो गया, अब सब कुछ ठीक-ठाक है। वहाँ भी जो कुछ भी चंपत राय वगैरह का मामला था, उसको निपटा दिया गया है। आप भी क्या इसे इस रूप में देखते हैं कि मामला खत्म हो गया या इसमें अभी बहुत कुछ बचा हुआ है जिसके जवाबदेही सरकार की बनती है कि उसका जवाब दे लोगों को? देखिए, मैं आज थोड़ा गाँव में था। मतलब गाँव में, मतलब जो यहाँ पास में एक है, उस गाँव में ग्रामीण क्षेत्र में था और काफ़ी देर था, करीब 8-10 घंटा था। तो वहाँ जो जो लोग थे वो मज़दूर हैं, किसान हैं, कुछ उस तरह के लोग थे और एक 1-2 नहीं, एक 30, 40, 50 लोगों के बीच में ऐसी बात होती रही। घूम फिर के मैं नहीं उठा रहा था इस बात को, घूम फिर के सब कुछ आके, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा हर आधे घंटे में कहीं न कहीं आ रहा था और ये सबको लग रहा था कि ये तो साहब, उसमें कुछ लोग ये ज़रूर थे, जिनका ये कहना था साहब बीजेपी की इसमें गलती नहीं, ये सब आरएसएस वाले चोर होते हैं और देखिए चंपत राय चोर को बिठाया और चंपत राय, तो कहीं न कहीं जो मोदी जी करना चाहते थे वो करने में कामयाब रहे कि उन्होंने ये सारा ठीकरा आरएसएस के सिर पे फोड़ दिया है। चंपत राय को अब लोग जो कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि एज़ अ स्ट्रैटेजी वो स्केपगोट बन चुके हैं। वो चाहे इसमें उनको सज़ा हो या ना हो, लेकिन वो अब कल्प्रिट मान लिए गए हैं कि उन्होंने ही किया था ये। तो मैं इस दृष्टि से कह रहा हूँ कि ये कम से कम उत्तर प्रदेश में, मैं ये मानता हूँ कि बिहार के बांकीपुर के इलेक्शन में ये कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुद्दा है और 2027 में जो मार्च में चुनाव होने जा रहा है, तब तक ये मुद्दा रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कितना नुकसान होता है, कितना डेंट होता है, वो आने वाला समय बताएगा। और एक चीज मैं इसलिए 1 मिनट में जोड़ दूं, जब बीजेपी की तरफ से ये होता है ना कि मुलायम सिंह के समय में ये हुआ था और उन्होंने कहा था ये हुआ था, हनुमानगढ़ी में आके उन्होंने नमाज कहा था, नमाज पढ़ लो, तो बहुत से लोग हिंदुओं को लगता है कि अरे नमाज कहीं पढ़ने क्या फर्क पड़ता है, कोई नमाज नमाज पढ़ने से, इट इज नॉट कटिंग आइस। वो मुद्दा तो चिपक गया है मेरे हिसाब से, डॉक्टर कमल। अभय सर, एक और चीज़ हुई है पिछले सप्ताह में भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया मध्य प्रदेश में। बिहार में जो भाजपा अध्यक्ष की सीट खाली हुई है, वहाँ पर उम्मीदवार को बदलना पड़ा। फिर उसके पहले सप्ताह में भूपेंद्र यादव के भीतर कुछ सेक्रेटरीज़ वगैरह को हटाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर या क्या कुछ बड़ा हो रहा है या फिर एक छुटपुट घटनाएँ हैं, जिनको बस घटना मानकर हमें निकल जाना चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी के भीतर कोई क्राइसिस भी हम देख सकते हैं क्या इसमें? देखिए, आमतौर पे होता ये है कि जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो उस वक़्त एक उम्मीदवारों का एक ऐसा हिस्सा होता है, जिसको टिकट नहीं मिलता है, तो वो काफ़ी हंगामे करता है। लोग रोते हैं, अपना सिर पटकते हैं, नारेबाज़ी उनके समर्थक करते हैं, आंदोलन होता है, ये, वो, फिर उसको वो हाई कमान अपना प्रतिनिधि भेज के उनको दुरुस्त करता है, कुछ के ऊपर आँसू गैस चलाई जाती है, उसके ऊपर लाठीचार्ज होता है, किसी को गोली मारने की धमकी दी जाती है, वगैरह-वगैरह ये सब चलता है। लेकिन उपचुनावों में ये सब नहीं होता है। देखिए, उपचुनाव जो है वो एक बड़ा ही आइसोलेटेड किस्म का एक कटी हुई गतिविधि है और खास तौर से जब एक आध सीट पे उपचुनाव हो रहा हो। उपचुनाव में अगर ऐसा होता है जैसा कि बांकीपुर में हो रहा है, जैसा कि दतिया में हो रहा है, हैं? वो तो अलग तरह की चीज़ है। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को भी ये नया तजुर्बा हो रहा हो, नया अनुभव हो रहा होगा उपचुनाव में। इसलिए इसको हम यूँ ही नहीं टाल सकते। इसका सीधा मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक तथाकथित आंतरिक शांति रहती थी, माना जाता था कि इसका आला कमान बहुत शक्तिशाली है और उसके खिलाफ जो भी आवाज़ उठाता है उसको आवाज़ उठाते समय ही लग जाता है कि उसने बड़ा गलत काम किया। और अमित शाह को तो एकदम किंवदंती पुरुष बना दिया था इन लोगों ने कि जब भी इस तरह की बात होती है तो अमित शाह जाते हैं, कमरे में बैठाते हैं, उनको कहते हैं कि जो कोई आपस में लड़ना हो लड़ लो, और बाहर बात आई पार्टी से निकाल दूँगा और उसके बाद सब कुछ ठंडा हो जाता है। ये सब बातें अब खत्म हो गई हैं और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है बांकीपुर में जो हो रहा है वो नितिन नवीन की सीट है वो। भाजपा आज तक कभी चुनाव नहीं हारी है वहाँ पे। कोई भाजपा की कमज़ोर सीट नहीं है वो, कहीं कमज़ोर क्या, सबसे बिहार की सबसे तगड़ी सीटों में से एक है। और इधर देखिए आप दतिया में हो रहा है नरोत्तम मिश्रा की सीट के ऊपर, वो तो उससे भी ज़्यादा अभूतपूर्व है। भाई उस एक जन आंदोलन करने की कोशिश की गई, चक्का जाम कर दिया गया, ये सब किया गया वहाँ पे।
मेरे ख्याल से तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल नई बात है। भाजपा के अंदर की जो आंतरिक शांति है, वो खलबला गई है। क्यों खलबला गई है? उसको अभी-अभी इस क्षण 100% नहीं डिकोड किया जा सकता है। उसका संबंध कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का जो समीकरण था, जो समीकरण 2024 के बाद उसने एक नया रूप लिया था, ऐसा लग रहा था कि डस्ट धूल जो है ना वो बैठ गई है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डस्ट सेटल हो जाना, मतलब है धूल जो बैठ गई है, वो धूल फिर से उड़नी शुरू हो गई है। हम लोगों को इस घटनाक्रम पे निगाह रखनी पड़ेगी, तब हमारी समझ में आएगी बात कि दरअसल ये हो क्या रहा है और समीकरण क्या हो रहा है। क्या नरेंद्र मोदी ने समीकरण को बदल दिया? जो मेरा अपना पहला अनुमान ये है कि अयोध्या में जिस तरीके से उन्होंने पूरे खुद चुप रहे, एक उन्होंने फोन किया उनको बजरंग दल के विनय कटियार को, वो बहुत रहस्यमय फोन है, वो बहुत रहस्यमय फोन है वो, हैं? तो वो ये सब जिस तरीके से नरेंद्र मोदी अमित शाह ने किया है, बिना आवाज निकाले हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उन्होंने 2024 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उनके साथ जो किया था, उसका एक तरह का, जिसे बुंदेलखंड में कहते हैं, पूड़ी पे गुना रख के दे दिया। हाँ, पूड़ी पे गुना रख के दिया है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी समझ गया है कि मामला क्या है। देखिए, मोदी और संघ के बीच में कम्युनिकेशन गैप चला है बिल्कुल एकदम। ना मोदी संघ से बात कर इस, तो मोदी ने विनय कटियार को जो फोन किया वो दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए एक संदेश था, और दत्तात्रेय होसबोले ने जो वक्तव्य दिया उसमें मोदी के लिए संदेश था। जी आनंद सर, क्या हम ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी को एक मजबूत स्थिति मिल गई है अब आरएसएस की तुलना में? कम से कम 29 तक तो आरएसएस उन्हें परेशान नहीं कर सकता है, ये निष्कर्ष सही है? नहीं, देखिए, मैं ये जैसे अभय जी भी कह रहे हैं, बहुत आसान नहीं है समझना। मैं थोड़ा बांकीपुर पे 1 मिनट और एक ले लूंगा। बांकीपुर में जो नितिन नवीन है, ये उनके पिता की सीट थी। 1995 में से 4 बार वो जीते, 5 बार ये जीते, 9 विधानसभा लगातार जीतते हुए आ रहे हैं। और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं, मैं भी पॉलिटिक्स में रहा हूं, मतलब इलेक्शन नहीं लड़ा लेकिन उससे मैं रहा हूं। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि नितिन नवीन की बिना इच्छा के अभिषेक कुमार सिन्हा को वो टिकट दिया गया होगा। अभिषेक कुमार सिन्हा नितिन नवीन की नंबर 1 चॉइस थे, उनको ये लगता था कि यही जीतेंगे। अभिषेक कुमार सिन्हा का टिकट कटना कहीं ना कहीं नितिन नवीन के कद को छोटा करता है, और ये साफ दिखाता है कि नितिन नवीन और जो भी हो रहा है उसके बीच में ठीक नहीं है। अभिषेक कुमार सिन्हा के ऊपर आरोप क्या है कि उनके पिता चारा घोटाले में आरोपित थे, 3 साल की सजा पाई थी। एक ये हो सकता है, ठीक है, किसी के पिता थे आरोपित, इसमें क्या किया जा सकता है? वो तो नहीं है, उसकी सजा बेटे को थोड़ी ना मिलेगी, उससे उसकी सजा बेटे को नहीं मिलेगी। लेकिन नितिन नवीन इसको होल्ड नहीं कर पाए। और मैं समझता हूं, हम 3 लोग यहां बैठे हैं, हम 3 इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम लोग का एक दूसरे के प्रति थोड़ा सम्मान है, थोड़ी एक दूसरे की बात समझते हैं, ये मानते हैं कि हम लोग भाई एक ठीक रास्ते पर। कल के दिन अगर इसमें से आप मुझे निकालें तो कहीं ना कहीं आपकी असहमति तो होगी ना। आप ठीक है, आपको एक वो कराना है, किसी ने कहा कि नहीं अगर उनको निकालोगे तभी अब मैं आपको निकाल। तो नितिन नवीन का कद छोटा हुआ है, और नितिन नवीन और पॉलिटिक्स में लोग भूलते नहीं है चीजों को। ये कोई ऐसा नहीं है। अब जो नए नीरज कुमार सिन्हा आए हैं, वो भाई अब उनको किया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो हम उस बात को भी थोड़ा मैं चाहूंगा कि अभय भाई भी उस पर कर लें। प्रशांत किशोर की जो दावे, हम लोग ये मान के चल रहे थे कि प्रशांत किशोर चुनाव हारेंगे, लेकिन अगर वो एक साइजेबल वोट जीत गए तो प्रशांत किशोर विपक्ष की सबसे बड़ी आवाज बिहार में बन जाएंगे। और ये भी चल रहा था कि वो जो तेजस्वी यादव नहीं कर पाए वो शायद ये कर ले, उसमें बल मिला है। अब आप अभी बिहार का चुनाव 4.5 साल आगे है। जो सम्राट चौधरी पे जिस तरह से हमलावर प्रशांत किशोर है, उस तरह से तेजस्वी यादव हमलावर नहीं है। और आज की पॉलिटिक्स में मैं प्रशांत किशोर का प्रशंसक नहीं हूं, मैं क्लियर करूं। मुझे लगता है कि वो लेकिन ये भी मैं मानता हूं कि एक व्यक्ति जो पिछले 4 साल से बिहार की खाक छान रहा है, उसको ड्यू देना पड़ेगा। हम लोग उनकी पॉलिटिक्स को माने या ना माने, वो कहां से पैसा लाते हैं नहीं लाते हैं ये गौड़ बात है। 4 साल से पैसा दीजिए ना किसी को और कहिए कि गांव में जाके रहो, ये इतनी आसान चीज नहीं। अगर वो कर रहे हैं तो हम उसका सम्मान करते हैं। तो ये जो बिहार में भी हो रहा है बहुत आसान चीज नहीं। 40 सीट है बिहार में, और जेडीयू का क्या हल होगा वो देखने वाला चुनाव होगा।
तो 29 के चुनाव में जो आपका जो मूल प्रश्न है कि मोदी जी बिना आरएसएस के चुनाव नहीं जीत सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आरएसएस ने जिस दिन मोदी जी को ये लगा ना हाथ खींच लिए, उस दिन मोदी जी कहाँ जाके रुकेंगे नहीं मालूम है। 240 पे तो ज्ञानेश कुमार और इन सबकी बदौलत रुके थे। आरएसएस थोड़ा और हाथ खींच लेता तो मालूम नहीं कहाँ रुकते। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी एक हद के बाद आरएसएस को कुछ कर पाएंगे, लेकिन दिन बुरे आ गए हैं। गडकरी बेईमानों की लिस्ट में सबसे ऊपर पे है। गडकरी को बयान देना पड़ रहा है, मैं नहीं चोर, मैं नहीं चोर। भारत सरकार को बयान देना, तो अब ये सब लोग चोरी की कैटेगरी में आ रहे हैं ना कि सब चोर हैं। हाँ हाँ भाई, चोरी तो करते हैं। ये नुकसान हुआ है, मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर कमल। लेकिन अभय सर, नरेंद्र मोदी जी विदेश यात्राएं करते हैं, तो मैंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में भी ये खबर आई कि 30,000 की भीड़ जुटी थी। न्यूजीलैंड में भी काफी लोग जुटते हैं, खूब वाहवाही होती है और ये माना जाता है कि वो भारत के बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। तो इस लिहाज से तो देश में कुछ भी चल रहा हो, उनकी छवि क्या इंटैक्ट है, ऐसा हम कह सकते हैं? भाई, विदेशों में उनकी भीड़ कितनी जुड़ती है उनके साथ में, इससे देश की राजनीतिक स्थिति के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। इसी तरीके से मोदी जी के खिलाफ अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी है, अगर उनकी लोकप्रियता मंद हुई है या नीचे की तरफ गई है, तो उसका और भारतीय जनता पार्टी जो विधानसभा चुनाव जीतती है उसके बीच में रिश्ता भी कम है। आप सोचिए, एक नेता के नेतृत्व में विपरीत परिस्थितियों में इतने जबरदस्त चुनाव जीते गए। बिहार का चुनाव जीता गया, पश्चिम बंगाल का चुनाव जीता गया, महाराष्ट्र का चुनाव जीता गया, हरियाणा का चुनाव जीता गया। इतनी जीतों के बाद भी क्या मोदी का चेहरा, उनका नेतृत्व आज 2014 में जिस तरह चमकता था या 2019 में जिस तरह चमकता था उस तरह चमक रहा है? खुद बीजेपी के किसी बंदे से पूछ के देखिए। हम लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, बीजेपी किसी बंदे से पूछ के देखिए। नहीं, भाजपा संकट में है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की साख संकट में है, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संबंध प्रश्नांकित हो रहा है। मोदी जी के मंत्रिमंडल के तमाम जो मंत्री हैं, बड़े बड़े मंत्री जो हैं, वो उन मंत्रियों के बारे में पूछा जा रहा है कि भाई क्या करते हैं ये? अगर धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा विभाग नहीं देखते हैं तो क्या करते हैं वो? अगर मान लीजिए बैकरूम बॉय हैं, अगर वो भाजपा को चुनाव जिताना मदद करते हैं, इससे क्या मतलब है किसी को? उनका काम शिक्षा मंत्री की उन्होंने शपथ ली है, क्या काम करते हैं? लगातार चर्चा चल रही है कि निर्मला सीतारमण ने अपनी अक्षमता 100% प्रमाणित कर दी है, उनको अब हटाया जाएगा। सबके बारे में इसी तरह की चर्चाएं हैं। सब लोग जानते हैं कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय की क्या हालत है? पता नहीं, पूरी की पूरी सरकार, अश्विनी वैष्णव की क्या हालत है, सब लोग जानते हैं। तो एक सरकार जो इतनी बुरी चल रही है, उसमें लगातार प्रबंधित करके आप इवेंट मैनेजमेंट करके विदेशों में अपनी अगर बल्ले बल्ले करवा रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो खुल के आ गया है ना ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया के एक व्यक्ति ने कहा है, उसका वीडियो क्लिप चल रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में मोदी जी के स्वागत सत्कार, मोदी जी के लिए नाच गाना और स्वागत करने के लिए जो अप्रवासी भारतीय जमा किए गए थे, उनको करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च करके चार्टर्ड प्लेन्स में भर के वहां पे लाया गया मेलबोर्न में, और फिर वो उत्सव वहां पर प्रबंधित किया गया पूरा का पूरा। ये इस तरीके से है। वो तो भारत का विपक्ष कमजोर है ना। अगर विपक्ष मजबूत होता, भारत का एंटरप्राइजिंग होता, पहलकदमी वाला विपक्ष होता, तो देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जितनी इमारतें बड़ी बड़ी बनाई हैं और जितना मालटाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चेहरे में चमक आई है, उसका तखमीना लगा के सारे देश के सामने एक श्वेत पत्र पेश कर दिया गया होता और पूछा गया होता कि संघ के पास इतना रुपया कहां से आया। अगर भारत सरकार ने दिया है तो भारत सरकार कह दे कि हमने दिया है। अगर भारत सरकार ने वो जमीनें और बिल्डिंगें अलॉट की हैं, आवंटित की हैं, तो वो कह दे कि इतना ये हमने किया है। तो बड़े आसानी के साथ कहा जा सकता है। तब हम पूछ लेंगे कि भारत सरकार ने किस हैसियत से संघ को दिया है, कौन से नियम कानून के तहत दिया है। भाई, प्रियंक खरगे जो बोलते हैं कि भाई आपने मोहन भागवत को जो सुरक्षा दे रखी है, ये सुरक्षा आपने क्यों दे रखी है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है? जब ये बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करता है, सड़कों पर मार्च होता है, ये होता है, वो होता है, बड़ी बड़ी सभाएं और मीटिंगें, रैलियां वगैरह इसकी होती हैं, तो उनकी गृहमंत्री के तौर पर मुझे कानून और व्यवस्था की सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है। उसमें हमारी सरकार का पैसा खर्च होता है। इसलिए बताइए कि आपकी कानूनी हैसियत कहाँ क्या है? ये सारे सवाल कभी आज से पहले पूछे गए थे? ये सवाल पूछे जा रहे हैं और उनकी एक प्रतिध्वनि भी हो रही है, लोगों तक ये आवाज पहुंच भी रही है। और
अयोध्या के घोटाले ने तो इस बात को और भी ज़्यादा मजबूती के साथ लोगों के सामने पेश किया है। लोगों के दिमाग में बात पहुँच गई है। दिमाग में लोग ये बात कहीं गूँज रही है। हर आदमी उसका अलग-अलग मतलब निकाल रहा है। पहले तो ये बात गैरहाजिर थी ही नहीं, अब आ गई है, ये मैं कह रहा हूँ। अनंत सर, ईरान और अमेरिका के बीच बीच में तो लगा था कि शांति हो जाएगी, युद्ध फिर से शुरू हो गया है। तो उसमें क्या जो ट्रम्प साहब हैं उनका अंदर का एक डर काम कर रहा है कि किसी ने उन्हें बोल दिया कि ईरान उनको मरवा सकता है, या कुछ अन्य कारण है? इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? कमल जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा उस जो अभय भाई ने बात कही, मैं उसको जरा 2 मिनट में कर दूं। देखिए, जी। 1-2 चीजें और समझना है। मोदी जी की जो जग हसाई हो रही थी, तो यहाँ पे अगर आप कुछ कहते थे तो आपको ईडी, सीबीआई, डंडा का कोर्ट, कचहरी, नोटिस का वो देखिए आप रेस्ट्रेंट रहते थे। मोदी जी को नॉर्वे में क्या हुआ था? मोदी जी इसको कहते हैं ना, दुम दबा के भागना पड़ा था। उस नॉर्वे की एक यंग पत्रकार ने पूछा था, और उसके बाद पूरा विदेश मंत्रालय उसकी लीपा पोती में लग गया था, और जिसकी वजह से, क्योंकि आप खराब चीज की लीपा पोती कर रहे थे तो और उसको आपने बढ़ा दिया। वही चीज फिर से रिपीट हुई न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। एक पत्रकार ने कहा, और साफ साफ कहा, मोदी जी पीछे जा रहे थे, कि ये लोकतंत्र का एक प्राइम मिनिस्टर है जो बात ही नहीं करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है, ही कैनॉट स्पीक विदाउट, और उसने वो दिखाया टेलीप्रॉम्प्टर के साथ कि बोल नहीं सकता है बिना टेलीप्रॉम्प्टर के। इस तरह की बातें उसने कही। उसका जवाब देने जो रुद्रेंद्र टंडन जी आए, अब चक्कर क्या है, मोदी जी को या तो चुप हो जाना चाहिए, लेकिन वो उनकी खुजली ये होती है ना कि मैं चुप कैसे रहूं, और उनके जो अगल बगल के हैं उनको क्या, अरे वाह मोदी जी, वाह मोदी जी करने में लगे रहते हैं। तो एक फॉरेन अफेयर्स के उसको बलि का बकरा बनाया गया। अब उसने आके जो कही बात तो और बेवकूफी की कही। उसने कहा मोदी जी बहुत सक्सेसफुल लीडर हैं, भारत में तो ग्रामीण क्षेत्र में लोग ज्यादा रहते हैं, इसलिए मोदी जी डायरेक्ट उनसे बात करते हैं। जो उसने कहा, कोट एंड कोट में पढ़ दूं, यू मस्ट रिमेंबर दैट द इंडियन इलेक्टोरेट आर प्रीडोमिनेंटली रूरल folk who want direct contact. They don't want like being spoken to. They don't like being spoken to through intermediate. भारत में सबसे ज्यादा टीवी चल रहा है, भारत दुनिया का, ये फोन लेके हम सब लोग बैठे हुए हैं। भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में फोन है जहां पे ये सारी न्यूज जा रही हैं। वहां पे अगर कोई इस तरह की बचकानी बातें कहे तो अपनी हंसी उड़ा रहे हैं। ये बात मैंने इस लिहाज से कही है, इसी से ट्रंप की भी बात जुड़ती है। ट्रंप ने अभी क्या किया है कि जो भी ट्रंप कहे, ईरान इतने दिनों की लड़ाई के बाद विजेता के रूप में उभरा है। ईरान का आप कोई भी मूव देखिए, आप एक मूव मुझे बता दीजिए जहां पे आप ये कहिए कि ईरान ने ये बिल्कुल कॉपी बुक नहीं किया था। ईरान ने कब अपने सुप्रीम लीडर का अंतिम संस्कार किया? जब लड़ाई खत्म होके एमओयू साइन हो गया। उन्होंने कहा अब हम अपने सुप्रीम लीडर का वो करेंगे, और उस अंतिम संस्कार को उन्होंने 8 या 9 दिन किया। और कोई इमेजिन कर सकता था 28 फरवरी से पहले कि इनके खामनाई का अंतिम यात्रा इराक में जाके एक दिन रहेगी और वहां पे उनके शव पे लोग अपना जो रिस्पेक्ट है वो देने आएंगे? वॉज इट पॉसिबल? तो आज ईरान ने वो लीडरशिप तो ले ली है, इसको कोई नहीं। और ईरान का जो पूरा आयोजन था वो विजेता की तरह था। अब क्या हुआ है? ट्रंप के दो हिस्से। ट्रंप बेसिकली अ बिजनेसमैन एंड अ पॉलिटिशियन। उनका बिजनेसमैन बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। उनका बिजनेसमैन जानबूझ के इस तरह के स्टेटमेंट देता है कि टैंक होता है, वो शेयर मार्केट गिरती है 2000 पॉइंट और फिर बढ़ती है। और अभी आया है ट्रंप जी ने कुछ 2-2.5 बिलियन बिजनेस में उनका फायदा हुआ है पिछले 1 साल में। तो ट्रंप जी अपनी क्रिप्टो करेंसी ये सब तो हेरा फेरी कर ही रहे हैं। ट्रंप जी ऑन रिकॉर्ड है कहते हुए व्हाइट हाउस में कि व्हाइट हाउस में इन्होंने सबने, किसी ने 100 मिलियन बनाए, किसी ने 20 मिलियन बनाए शेयर मार्केट से, क्योंकि शेयर मार्केट ऐसे गिरा ही ऐसे। तो ट्रंप जी ये काम करते हैं। ट्रंप आज की तारीख में जो मुझे लगता है कि उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है इजराइल। ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, और इजराइल बिल्कुल अड़ा हुआ है, क्योंकि इजराइल को समझ में आ गया है कि अगर आज अमेरिका हट जा रहा है तो इजराइल जिसको मैं कहता हूँ ज्योग्राफी चेंज होगी। भारत ही एक उसका पैरोकार है जो अब दुनिया में जाके कह रहा है कि 2 स्टेट होनी चाहिए, 2 स्टेट। पहले क्यों नहीं बोल रहे थे 2 स्टेट होनी चाहिए? अब उसको इजराइल को बचाने के लिए भारत 2 स्टेट की बात कर रहा है, पैलेस्टीन को बचाने के लिए नहीं कर रहा है। आज अगर आज हट जाए अमेरिका तो इजराइल का, आपको लगता है कि इजराइल वहां इतना शक्तिशाली रह जाएगा?
और एक और चीज याद रखिएगा, जो ईरान के प्रतिद्वंदी थे तेल को लेकर, सऊदी अरेबिया उस अंतिम संस्कार में आए, चीन रशिया की बात तो मैं नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तान आया, टर्की आया, ये सारे के लोग वहां आके अपनी सॉलिडेरिटी का है। जो इमीडिएट अमेरिका के जो पिट्ठू देश हैं वो आने की हिम्मत नहीं किए, कुवैत, ओमान, यूएई, ये सब लोग नहीं आए। और यूएई और सऊदी अरेबिया में झगड़ा शुरू हो गया, यह अब वो किसी और दिन उस पर बात हो जाएगी। तो वहां की उस जो कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स ऑफ गल्फ है उसमें ईरान की लीडरशिप हो गई है, ईरान एक बड़ा फैक्टर हो गया है एशिया में। और एक चीज बस करके मैं खत्म करूंगा, और अभय भाई से मैं चाहूंगा कि उस पर बोलें। अमेरिका ने जब चाबहार पे अटैक किया है तो चाबहार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं है, वो उसके बाहर है, और वो हिंदुस्तान का, सबको मालूम है कि हिंदुस्तान के उसमें स्टेक्स हैं, बड़े स्टेक्स हैं। अमेरिका के कहने पे हम वापस उसमें आए हैं, लेकिन वापस टेम्पररी आए हैं ऐसा माना जाता है यहाँ पे। और अमेरिका ने जब वहां अटैक किया है तो कहीं ना कहीं वो भारत के ऊपर भी अटैक है, इसको आप मानिए और चाहे मत मानिए। डॉक्टर कमल। तो कुल मिला के अभय सर ये है कि जब युद्ध खत्म होने का माहौल बना था तो सरकार ने, खुद मोदी जी ने भी कहा था कि विपक्ष ने एक भय का वातावरण बनाने का काम किया, उनका इशारा राहुल गांधी की तरफ ही था। लेकिन स्थिति तो फिर वही की वही आ गई, फिर से युद्ध छिड़ गया, फिर से हम अनिश्चितताओं में घिर गए और ऐसा लगता है कि हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया, या हम ये कह सकते हैं कि सरकार ने पेशबंदी कर ली है, अब युद्ध कितना भी लंबा चले हम तो सुरक्षित रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं, दिखता है नहीं, क्या? देखिए, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी ने कोई पेशबंदी नहीं की है। मोदी जी ने अपने आप को हालात के हवाले कर दिया है, क्योंकि जिस वजह से ये खाड़ी युद्ध हो रहा है, उसमें मोदी जी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। मोदी जी किसी भी तरह से उन तमाम कारणों को प्रभावित कर पाने में समर्थ हैं? बिल्कुल समर्थ नहीं है। मोदी जी के हाथ में कुछ भी नहीं है। मोदी जी, भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताएँ हैं, उनको समझना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी भी कमज़ोर हो जाए, कितनी भी कुप्रबंधित हो, उसके बावजूद एक तीसरी दुनिया के देशों में एक ज़बरदस्त मल्टी सेक्टर अर्थव्यवस्था है। इसकी बुनियाद जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में पड़ी थी, फिर इंदिरा गांधी के ज़माने में उसको और मजबूत किया गया, और उत्तरोत्तर हर सरकार ने उसको अपने-अपने तरीके से, तमाम अपने ज़माने की कमियों के बावजूद उसको बहुत मजबूत किया है। जब 1-2 सेक्टर खराब परफ़ॉर्मेंस करते हैं, दूसरे सेक्टर अच्छा परफ़ॉर्मेंस करके उसको सँभाल लेते हैं। इस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार चल रही है। तो बड़ी आसानी से भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आती है। ऐसा नहीं आती है, लगता है कि लगा सब कुछ ढहा जा रहा हो। इसका फ़ायदा मोदी जी उठा रहे हैं। इसका लाभ मोदी जी उठा रहे हैं, वरना अभी तक तो मोदी जी का जुलूस निकल जाता पूरी तरीके से। सड़कों पे भगदड़ मच गई होती, ये हालत हो गई होती। ये श्रीलंका और नेपाल जैसी हालत होती ना, और भारत में जब इस तरह की हालत होती इतनी बड़ी, तो आप सोचिए उसका क्या दृश्य बनता। वो इसका लाभ उठा रहे हैं। मोदी जी खुद कोई काम नहीं कर रहे हैं बैठे हुए। वो इसलिए खुद कोई काम नहीं कर रहे हैं कि वो काम करना उनके हाथ में ही नहीं है। ना उनके पास उस तरह के अधिकार हैं, ना उस प्रकार के दायित्व हैं, ना उस प्रकार के उनके पास कारकुन हैं, कुछ है ही नहीं मोदी जी के पास। इसलिए अब अगर दोबारा होर्मुज़ पहले की तरीके से बंद हो जाए और पहले के तरीके से तमाम, तो जो ऊर्जा संकट भारत में आया था, वो ऊर्जा संकट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इतना बढ़ जाएगा कि उसमें तबाही पैदा हो जाएगी। मोदी जी तो तुरंत जैसे ही मौका मिलता है डींगे मारने लगते हैं। अभी उन्होंने एक डींग मार दी कि हमने 2000 का सिलेंडर 900 में दिया। ये डींग मारी कि नहीं मारी? और अखबारों ने फौरन उसकी लीड बनाई। तो वो इस प्रकार की बातें करके कुछ वो हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं होगा। मुझे तो लगता ये है कि ये अभी जो अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध दोबारा शुरू हुआ है, ये वैसा युद्ध नहीं है जो 28 फरवरी को शुरू हुआ था। नहीं उस तरीके से ये देर तक चलेगा। हैं? अभी फिर इसमें कुछ और भीतर उसके कुछ होगा, फिर चीज़ें थोड़ी-सी बदलती हुई दिखाई पड़ेंगी। तो इसी तरीके से ये ठंडा-गरम चलता रहेगा, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का संकट स्थायी रूप से, ऊर्जा संकट की इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें पूरी अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल मची हुई है, वो आसानी से दूर नहीं होगा और इसका ख़मियाज़ा लगातार मोदी जी को राजनीतिक रूप से उठाते रहना पड़ेगा। आनंद सर, एक अन्य मसले पर मैं आपकी टिप्पणी लेना चाहूँगा, और वो मसला है कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ, पंजाब की राजनीति से जुड़ा हुआ। तो सीधे तौर पर काम क्या हम ये मेरा सवाल ये है, और क्या हम ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी और खड़गे साहब पंजाब के मसले को सही तरीके से हैंडल करने में नाकाम रहे हैं, जिसके कारण से वहाँ पूरी कांग्रेस 2 भागों में बटी हुई दिखती है? अब नाकाम और वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो देखिए वहाँ की एक जो बहुत टिपिकल चीज़ है, 2-3 चीज़ें हैं।
उसको जरा जल्दी जल्दी कर लें। ये तय है कि पंजाब में जो जो कंट्रोल करेगा वो जट सिख ही करेगा। ये एक्सपेरिमेंट कई बार हो गया। चन्नी साहब को जब बनाया गया था तो चन्नी साहब को याद रखिए, चीफ मिनिस्टर, अध्यक्ष, ये सब थे, पूरी ताकत थी, समय भी मिला था। लेकिन हर्ष क्या हुआ था कि चन्नी साहब की 59 सीट कम कर लिए थे, शायद 77 से 19 पे या कितने पे आए। वो खुद अपना चुनाव बुरी तरीके से हारे थे, बुरी तरीके से हारे, और 19 सीटों पे आ गए थे, 15-16% वोट कम किए थे। तो चन्नी साहब को मैं बिल्कुल मानता हूं कि इस देश में कहीं पे भी जो दलित मुख्यमंत्री बने उसको बिल्कुल सपोर्ट होना चाहिए, मैं उससे नहीं इनकार कर रहा हूं। लेकिन आपको वोट भी आपको इलेक्शन भी लड़ना है। पंजाब में 32% दलित हैं, इसी बात पे चन्नी साहब ये बार बार कह रहे हैं कि मुझे अध्यक्ष बनाओ, मुझे अध्यक्ष बनाओ। अगर अध्यक्ष नहीं बना रहे हो तो मुझे चीफ मिनिस्टर का चेहरा ये करो। ये चन्नी साहब की तरफ से ये बार बार पेशकश की जा रही है। इसको कुछ लोग इंटरप्रेट ये कर रहे हैं कि ये अमित शाह जो हैं वो वहां से डायरेक्शन दे रहा है, उनके डायरेक्शन पे ये सब बातें कह रहे हैं। इसका किसी के पास प्रमाण नहीं है, लेकिन इस तरह की बातें चल रही हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि बिना जो राजा वारेंग हैं, ये इनमें अभी तक दमखम नहीं दिखा है, इस पे भी कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि वहां पे बिना किसी जट सिख के आप जीत नहीं सकते। कुछ लोगों का था कि वो एक हिंदू, उसको मनीष तिवारी जैसे हैं, मनीष तिवारी हिंदू फेस है। आप बीजेपी जो पिछले 30-40-50 साल से वहां पे केवल हिंदू राजनीति कर रही थी, उसने भी इस बार जट सिख को ही अपना अध्यक्ष बनाया। तो ये थोड़ा एक समझना होगा कि वहां अगर कंट्रोल होगा तो वो जट सिख ही करेगा। दूसरी तरफ क्या है कि अगर आप एक चीज देखिए तो एक अंडरलाइन अंडरस्टैंडिंग है, और ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि अबे भाई, ये बहुत ध्यान से जब मैंने देखा, और एक ऐसे सज्जन जो अमेरिका से अमेरिका और कनाडा से 2 सिख लोगों ने मुझे फोन किया, फिर चंडीगढ़ से मेरी बात हुई, शायद मैं चंडीगढ़ जाऊं भी उसके लिए। इन लोगों का ये मानना है कि सतलज पिक्चर जो है, सतलज पिक्चर इस समय दिखाया जा रहा है कि बीजेपी ने उसको बैन किया है, और वो साहब बड़ा हुआ है। सतलज पिक्चर में पूरी तरह से वो कांग्रेस को डैमेज करेगी, उसका जो भी डैमेज करे, 1 वोट करेगी, 10 वोट करेगी, लेकिन उससे बीजेपी को फर्क नहीं पड़ेगा। और ये बहुत ही रणनीतिक तौर पे एक पिक्चर 2000, अच्छा, ये सारी पिक्चरें अगर आप देखिए तो बीजेपी सारी पिक्चरें कुछ ध्यान में रख के बनवाती है। 370, आर्टिकल 370 कश्मीर इलेक्शन से पहले, केरला फाइल्स, बंगाल ये सब इलेक्शन से पहले होता है। उसी तरह से पंजाब के 2022 के इलेक्शन के लिए इन्होंने सतलज बनवा ली थी, सतलज बन के तैयार थी, ये भी ध्यान रखिएगा। 2021 में बननी शुरू हुई, बन के तैयार थी। उस समय ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी में ये जो सो कॉल्ड चाणक्य हैं, इनको समझ में आ गया था कि कांग्रेस हार रही है और जबरदस्त आम आदमी पार्टी आ रही है। उनको आम आदमी पार्टी को हराना ज्यादा आसान है, उनको कांग्रेस को हराना थोड़ा मुश्किल होता है। उन्होंने उस पिक्चर को होल्ड किया। भाई, आप खुद सोच सकते हैं कि एक सेंसर बोर्ड 5 साल तक पिक्चर को ना रिलीज करने दे, और रोनी स्क्रूवाला जो एक पूर्णकालिक पिक्चर बनाने वाले सज्जन है, वो उनका पैसा इतना लगा हुआ है, 5 साल तक अपना पैसा रखे। अरे भाई, कुछ कट पाट करके इधर उधर करके आदमी रिलीज करता है, रिलीज करके उसको 2 या 3 दिन, और रिलीज कहाँ हुई, जी के ओटीटी पे हुई, ये भी ध्यान रखिएगा। 3 दिन के अंदर बैन किया गया। देखिए, ये उनको समझ में आ रहा था कि हम जो नॉर्मल रिलीज करते हैं वो चलती नहीं है। मोदी जी के ऊपर 2 बार पिक्चरें बनी, विवेक ओबरॉय, वो चली नहीं, बिल्कुल पिट गए। तो अब इस बार उनको समझ में आ गया कि इसको अगर हम बैन एन करके कुछ कर देते हैं, बैन कोई भी चीज होती है तो हम ज्यादा पढ़ते हैं, बैन किया, और अब जगह जगह पंजाब में पंचायत लेवल तक ले जाके पिक्चर फ्री दिखाई जा रही है। और कौन दिखा रहा है भाई? आम आदमी पार्टी दिखा रही है, शिरोमणि अकाली दल दिखा रहे हैं, ये सारी बीजेपी नहीं दिखा रही। नुकसान किसका हो रहा है? कांग्रेस का हो रहा है। आम आदमी पार्टी को अगर कोई इस समय हटा सकता है तो वो केवल कांग्रेस हटा सकती है, इसके अलावा कहीं दूर तक नहीं है। अब वो बीजेपी का जो वहां बात चल रही है कि अगर बीजेपी इज शॉर्ट ऑफ 30-40 तो वो तो तोड़ लेगी, इस तरह की बीजेपी ने एक माइंड गेम भी खेलती है। तो कुल मिला के मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि अगर कांग्रेस अपनी ये जल्दी से जल्दी इस चीज को एक साथ नहीं करती है, वो आवाज नहीं बना पाती, और ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये मूल जिम्मेदारी राहुल गांधी और खड़गे साहब की है। बुला के सारे फैक्शंस को सामने बिठाएं, जो भी उनका सॉर्ट आउट होता है। उन्होंने एक सॉर्ट आउट करने की थी, चन्नी को उन्होंने कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया था, 3 वर्किंग प्रेसिडेंट दिए थे, लेकिन ये घालमेल की बात होती है।
अबे भाई ये बिल्कुल घालमेल होता है। क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दें, जिसको जाना है जाए, जिसको रहना है रहे, और उसके बाद इलेक्शन लड़े। लेकिन आप इनको भी खुश, उनको भी खुश, यहाँ भी खुश, ये शायद ज्यादा नुकसानदेह है। डॉक्टर कमल। अब सर बहुत सारे लोग टिप्पणियों में ये सवाल करते हैं और मीडिया में भी ये चीज़ चल रही है कि राहुल गांधी जी 20 दिनों से दिखे नहीं हैं। कहाँ हैं किसी को पता नहीं है, विपक्ष के नेता हैं। तो ये विपक्ष की राजनीति की कमजोरी को ज़ाहिर करता है। आप इसे कैसे देखते हैं? भाई मुझे तो ये भारतीय जनता पार्टी और उसके जो समर्थक तत्व हैं, जो राहुल गांधी की छवि हमेशा खराब करते रहना चाहते हैं, वो हमेशा राहुल गांधी को ट्रैक करते रहते हैं। इतने दिन राहुल गांधी देश में कितने दिन रहे, देश के बाहर कितने दिन रहे, आज वो 20 दिन से नहीं दिखे, ये किया, वो किया, ये सब राहुल गांधी के पीछे पड़े रहते हैं। अरे भाई मैं तो इसको ट्रैक ही नहीं करता। मुझे तो लगा ही नहीं कि राहुल गांधी जो है वो 20 दिन से गायब हैं। जहां तक मेरी जानकारी और खबर का सवाल है, राहुल गांधी ने अभी इन्हीं 20 दिनों के बीच में ही पंजाब की समस्या में खुद कई बार हस्तक्षेप किया है। अब संदेश उन्होंने भिजवाए हैं, उसमें लोगों ने, यानी कितने लोगों से उन्होंने फोन पे उन्होंने बात की होगी। और वो लगातार पंजाब के नेताओं से के सामने ये स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि उनको अनुशासन कायम रखना चाहिए पार्टी में, और आला कमान ने जो किया है उसको समय देना चाहिए कामयाब होने का, और उसको सफल करने की कोशिश उन्हें करनी चाहिए। वो अपनी तरफ से ये कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने जो किया है पंजाब में वही हो सकता था, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता था। लेकिन कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, उसका काम करने का एक तरीका है, वो बीजेपी की तरह काम नहीं कर सकती है, और करना भी नहीं चाहिए उसे बीजेपी की तरह। मैं नहीं मानता हूं कि वो बीजेपी की नकल बनकर या कार्बन कॉपी बनकर वो बीजेपी को परास्त कर सकती है। कांग्रेस की अपनी शैली है, उसमें थोड़ा ढील ढाल हमेशा से रहा है, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस में बहुत बीजेपी की तरह सीख खड़ा कर देने वाला आला कमान नहीं हुआ है। इंदिरा गांधी के जमाने में भी कई बातें होती थी, चंद्रशेखर उनके खिलाफ चुनाव लड़ जाते थे, वगैरह वगैरह, उनके उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ जाते थे, तो सब कुछ चलता रहता था कांग्रेस के अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी के बारे में जो बात कही जा रही है, ये बात अपने आप में सही है, या इसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। आनंद सर, आप इसमें कुछ जोड़ना एक चाहेंगे? और छोटी सी बात कह दें, विपक्ष के जितने भी नेता हैं, राहुल गांधी आजकल, मैं पुराने जमाने की बात नहीं कर रहा हूं, कई साल पहले की, सर्वाधिक सक्रिय है। देश की राजनीति पे जिस व्यक्ति की सबसे ज्यादा उंगलियां हैं, वो राहुल गांधी की उंगलियां हैं। लगातार इस बात के प्रमाण मिले हैं, और उनके सामने, जैसे अर्जुन अर्जुन वाला उदाहरण जो है ना, चिड़िया की आंख वाला, अपना निशाना उनका पक्का है। उसमें छोटे मोटे उनको नुकसान हो जाए, कोई एक छोटा मोटा चुनाव हार जाए, इसकी वो ज्यादा चिंता नहीं करते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में उनको लेकर काफी बेचैनियां रहती हैं। मैं सिर्फ आनंद सर, आप डॉक्टर कुछ कमल, हाँ डॉक्टर कमल, इतना जोड़ दूं कि ये जो जो डॉक्टर अभय कह रहे हैं, मैं उसमें एक ही चीज वो कर दूं, वो विपक्ष के नहीं, देश के इस समय सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, इंक्लूडिंग मोदी जी और अमित शाह। ये लोग तिकड़म में हरदम रहते हैं। देश कैसे तरक्की करेगा, देश का क्या रास्ता होना चाहिए, आपने एक भी स्टेटमेंट सुना? आपने एक बार भी ये कहा कि देश ऐसे तरक्की करेगा? ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए रहते हैं। राहुल गांधी जब कहते हैं तो वो स्पेसिफिक बातें कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये मान रहा हूं कि राहुल गांधी देश के सारे पॉलिटिकल लीडर्स में सबसे ज्यादा कॉन्क्रीट देश के लिए जो सोच रहे हैं, वो 10 सोच रहे हैं, सोचना 100 चाहिए, ये हो सकता है, लेकिन जो सोच रहे हैं उससे ज्यादा कोई नहीं सोच रहा है। तो पहली चीज है। दूसरा, एक मैं इंपॉर्टेंट चीज, अबे भाई मैं भूल गया था, आरएसएस का जो जो पहला होता है ना, जो कलई खुल गई या जो उसकी शीन खत्म हो गई, उसपे जो मेरे हिसाब से जो पहला काम किया था वो प्रियंक खड़गे ने किया था। क्योंकि जब प्रियंक खड़गे ने उनसे कहा कि अपने कागज दिखाओ, तब हम और आप तो ये पिछले 10, 20, 25 साल से कह रहे हैं भाई ये रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये कौन सी पार्टी है, ये है, इसको हम लोग गिरोह कहते हैं, ये सब कहते हैं। लेकिन आम आदमी को पहली बार स्ट्राइक किया जब ये न्यूज हेडलाइन बना, और जब अच्छा इनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, इनका बैंक अकाउंट नहीं है, तो ये किसी भी व्यक्ति के लिए अजीब सी स्थिति है कि अच्छा। और जो जो मैंने देखा है, प्रियंक खड़गे बात के बयानों में भी उनका कहना है कागज तो दिखाना पड़ेगा, अगर कर्नाटक में रहना है तो कागज तो दिखाना पड़ेगा। अब वो देखिए कितने दिन तक रहता है। तो अब थोड़ा दे आर एट द रिसीविंग एंड, उनको अब एक्सप्लेनेशन देना पड़ा, और लोग ये मान रहे हैं कि अरे यार इनके पास कागज ही नहीं है, कौन सी पार्टी है। तो ये तो बात उनका जरा, उनका जो नकाब हटाने का काम में वो भी एक है, और दूसरा जो असली रही सही कसर थी वो राम मंदिर ने पूरी कर दी। डॉक्टर कमल।
आज की अपनी इस चर्चा को हम इसी बिंदु पर विराम देते हैं। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे और अभय जी और आनंद जी से बातचीत करेंगे देश और दुनिया की राजनीति के बारे में। आप दोनों लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।